नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में जो विदेशी आक्रमण हुए उसको देखेंगे अपन। ठीक है, तो इतिहास में विदेशी आक्रमण पर कौन से? प्राचीन भारत के इतिहास में। तो हम बात करेंगे मुख्य रूप से प्राचीन भारत के इतिहास में जो विदेशी आक्रमण हुए वो दो हुए थे दोस्तों। एक हुए थे ईरानी और एक हुए थे आपके यूनानी। तो इन दोनों को हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो एक टॉपिक ले लेते हैं हम, ईरानी आक्रमण, और दूसरा है हमारा यूनानी आक्रमण। ठीक है, तो यूनानी आक्रमण अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से, तो वो किया है दारा ने, दारा फर्स्ट, जिसे अपन डेरियस भी कहते हैं दोस्तों। और अगर यूनानी आक्रमण की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हम नाम लेते हैं किसका? सिकंदर का। तो वन बाय वन एक एक करके अपन दोनों को पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन ले लेते हैं ईरानी आक्रमण। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ईरान। ईरान से जो आक्रमणकारी आए वो कब आए, कौन सी शताब्दी में आए, उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो पहली बार जो ईरान से आक्रमणकारी के रूप में भारत आए वो किस राजवंश से थे, ऐसा प्रश्न आता है तो हकमनी राजवंश था वो। हकमनी राजवंश से आए थे। फिर आते हैं कौन सी शताब्दी में आए थे, तो मैं आपको बता दूं वो आए थे हमारे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या बीसी में ये लोग आए थे। फिर सबसे पहले जिसने आक्रमण किया वो असफल रहा। तो प्रश्न आ जाता है प्रथम, या सीधा यूं कहें कि असफल आक्रमण, अर्थात इसने आक्रमण तो किया लेकिन इसको विजय नहीं मिली, विजयश्री प्राप्त नहीं हुई और ये वापस लौट गया दोस्तों। तो उसका नाम था साइरस, इसलिए ये नहीं पूछते हैं, पूछते हैं प्रथम सफल आक्रमण को। ठीक है, तो भारत पर जो प्रथम सफल आक्रमण ईरानियों ने किया उसका नाम था दारा, दारा प्रथम, और इसी को अपन डेरियस फर्स्ट भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसने कब से लेकर कब तक आक्रमण किया और इसका शासनकाल कब से कब तक था। देखिए, अगर इसके शासनकाल की बात करें अपन तो इसका शासनकाल था 522 ईसा पूर्व से लेकर 486 ईसा पूर्व तक। ठीक है, लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं कि इसने आक्रमण जो किया भारत पर वो कब किया। तो भारत पर इसने आक्रमण किया फ्रेंड्स 516 बीसी, 516 ईसा पूर्व में। फिर इसने भारत के कौन से भाग को जीता, तो मैं आपको बता दूं, इसने सिंधु नदी के पश्चिमी भाग पर अपना अधिकार कर लिया दोस्तों। कौन से भाग पर अपना अधिकार कर लिया? सिंधु नदी के पश्चिमी भाग पर। ठीक है, और सिंधु नदी के पश्चिमी भाग पर जहां इसने अधिकार किया वो आज किस नाम से जाना जाता है? उसे हम पंजाब कहते हैं। पंजाब और सिंध मुख्य रूप से ये डेरियस का, या यूं कहें कि ईरान का 20वां प्रांत था दोस्तों। इससे पता लगता है कि ईरान का साम्राज्य कितना बढ़ गया था। ठीक है, उसके अलावा फिर उसके बाद में तो पहले इसने क्या जीता? सिंधु नदी जीता, सिंधु नदी के पश्चिमी भाग को जीता दोस्तों। फिर यहां से ये और कौन कौन से एरिया को जीतता हुआ आगे बढ़ गया, तो उसके बात करते हैं। फिर इसने कंबोज और कांधार पर भी अधिकार कर लिया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो ईरानी आक्रमण, सबसे पहली बात है कि भारत पर दो विदेशियों ने आक्रमण किया प्राचीन भारत के इतिहास में, ईरानी और यूनानी। पर पहले किसने किया, यूनानियों ने या ईरानियों ने? तो इसका प्रश्न का उत्तर आता है कि सबसे पहले ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, किस वंश ने किया? तो क्वेश्चन आता है कि हकमनी राजवंश ने किया था। फिर प्रश्न आता है कि कब किया इन्होंने? तो इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रथम आक्रमण किसने किया, तो साइरस था, पर यह असफल हुआ, यह पराजित होकर लौट गया। उसके बाद में प्रथम सफल आक्रमण भारत पर किसने किया, तो दारा फर्स्ट था, जिसे डेरियस फर्स्ट भी कहते हैं। इसका शासनकाल ईरान में हम बात करें तो 522 ईसा पूर्व से लेकर 486 ईसा पूर्व तक था।
लेकिन भारत में इसने आक्रमण कब किया? इसने भारत में आक्रमण किया दोस्तों 516 ईसा पूर्व में। इसने भारत के कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया? तो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर पश्चिमी भाग में स्थित क्षेत्रों को इसने जीत लिया, और वो क्षेत्र थे पंजाब और सिंध। ये वर्तमान पाकिस्तान वाला पंजाब है, क्योंकि ये सिंधु नदी के कहाँ है? पश्चिम में है। ठीक है, ये ईरान का, या यूं कहें कि दारा का या डेरियस का कैसा था? ये 20वां प्रांत था दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा इसने फिर इसको जीतने के बाद आगे बढ़ा और इसने कंबोज और कांधार पर भी अधिकार कर लिया। तो ये मुख्य मुख्य चीजें हमने देखी जो जो इसने जीती थी दोस्तों। ठीक है, फिर कालांतर में इसका एक वंशज था जिसको हम कह सकते हैं दारा थर्ड, दारा तृतीय। इस दारा तृतीय को पराजित किया दोस्तों किसने? सिकंदर ने। तो सिकंदर ने दारा द्वितीय को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, और इसी के साथ भारत से राजनीतिक रूप से दारा फर्स्ट के उत्तराधिकारी दारा तृतीय व सभी ईरानियों का प्रभाव समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं क्या ईरानी आक्रमण के भारत पे कोई प्रभाव पड़े? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके राजनीतिक परिणाम या राजनीतिक प्रभाव दीर्घगामी नहीं हुए, यानी राजनीतिक परिणाम इसके कोई ज्यादा दीर्घगामी नहीं थे। इसका कोई ज्यादा बेनिफिट ईरान को बाद में नहीं मिला, लेकिन हां इसके सांस्कृतिक प्रभाव काफी थे। तो हम बात कर लेते हैं ईरान के आक्रमण का सांस्कृतिक प्रभाव, यानी भारत में क्या कल्चरल चेंजेस आई वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं एक एक चीज की क्या क्या मुख्य अंतर आ गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं तो क्या अंतर आ गया? भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, क्योंकि उसी एरिया में इन्होंने शासन स्थापित किया था, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक नई लिपि डेवलप हो गई जिसे हम खरोष्ठी लिपि कहते हैं। तो खरोष्ठी लिपि का प्रारंभ हुआ, खरोष्ठी लिपि शुरू हो गई है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा आपके इन्होंने इन्हीं के कारण एक दूसरी लिपि भी भारत में डेवलप हुई जिसे हम अरेमाइक लिपि कहते हैं दोस्तों। देखिए, सम्राट अशोक के भी जो अभिलेख इस क्षेत्र में मिलेंगे दोस्तों, उनमें भी आपको खरोष्ठी और अरेमाइक लिपि का प्रभाव दिखाई देगा। तो अरेमाइक लिपि और खरोष्ठी लिपि भारत में किसकी देन है? अगर प्रश्न आता है तो सीधा सीधा हम उत्तर दे सकते हैं ईरानियों की। तो ईरानियों के आक्रमण से हमारी लिपि में कुछ परिवर्तन आ गया है दोस्तों, जो कि स्पेशली पश्चिमोत्तर भारत में आया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारत में अभी तक अभिलेख उत्कीर्ण नहीं करते थे दोस्तों। क्या उत्कीर्ण नहीं करते थे? अभिलेख। तो अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का प्रारंभ मिला, यानी भारत में हम बात करें वैदिक काल से लेकर, यानी सिंधु घाटी में तो क्या लिखा हमें पता ही नहीं, वैदिक काल से लेकर जो भी लिखा गया उसके लिए ताम्रपत्र भोजपत्र वगैरह हमें मिलते हैं, लेकिन पत्थरों पर शिलालेख लिखने की प्रथा अब तक नहीं थी दोस्तों। तो पत्थरों पर जो शिलालेख लिखने की प्रथा का प्रारंभ हुआ है, विकास हुआ है भारत में, वो किसकी वजह से हुआ है? वो हुआ है ईरानियों के आक्रमण। तो अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई। तो ये प्रथा हमने किससे सीखी? हमने सीखी है ये प्रथा ईरानियों से सीखी है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से इसी का प्रभाव है, आगे मैं बताऊं तो अशोक का जो अभिलेख उत्पन्न करना है, अभिलेख उत्कीर्ण करवाना है, अशोक के अभिलेख, हम कह सकते हैं कि ईरानी कला से ही प्रभावित थे दोस्तों। ठीक है, ईरानी कला से ही प्रभावित थे। क्या प्रभावित थे? अशोक के अभिलेख दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, आपने अशोक के स्तंभ देखे होंगे, अशोक के स्तंभों के ऊपरी सिरे पर आपको क्या दिखाई देता है? उल्टा घंटा, यानी बड़ी सी घंटी को अपन घंटा बोल देते हैं, जिसे हम शुद्ध हिंदी भाषा में बोलें तो अवांगमुखी कमल। तो ये अवांगमुखी कमल
नुमा आकृति है, ये भी ईरानियों की ही देन है दोस्तों। हालांकि जब अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे हम मौर्य काल में तो बात करेंगे, इनसे कुछ भिन्नताएं भी थी, पर हाँ हम ये कह सकते हैं कि अभिलेख लिखने का प्रारंभ जो हुआ वो इन्हीं से हुआ। तो हम बात कर सकते हैं कि सांस्कृतिक प्रभाव में पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि और अरेमाइक लिपि का प्रारंभ हो गया है दोस्तों। अभिलेख उत्खनन करने की प्रथा प्रारंभ हुई है, अशोक के अभिलेख इन्हीं से प्रेरित थे। जिस प्रकार से अशोक के स्तंभों का ऊपरी सिरे पर अवांगमुखी उल्टा कमल रखा जाता था, आपने देखा होगा उल्टा कमल अशोक के अभिलेख, जैसे ये अशोक का कोई पत्थर का अभिलेख है और इसका जो ऊपरी सिरा है दोस्तों उस पर आप देखना अवांगमुखी कमल आपको नजर आएगा, इस प्रकार से बना हुआ, ठीक है। तो ये अवांगमुखी जो कमल है इसी को हम उल्टा घंटा बोल रहे हैं। फिर उसके ऊपर एक चौकी रखी जाती थी जिस पर सत्यमेव जयते या अशोक चक्र बना हुआ और उसके ऊपर सिंह वगैरह जो भी बने हुए होते थे। तो इस प्रकार से इसकी डिजाइन होती थी फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं ईरानियों का और क्या प्रभाव रहा, तो मैं इसके लिए आपको बता दूं भारत के जो नाम है, हमने बात की थी आर्यों से आवृत होने के लिए इस भूभाग को आर्यावृत कहा गया और राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारतवर्ष पड़ गया और भरत के पुत्र ही तक्ष ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो हम बात कर रहे हैं कि भारत का नाम एक और पड़ गया हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान किस नाम से पड़ा, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूं फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्ट लगभग ऐसा है भारत, नॉट परफेक्ट बट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहां से एक नदी बहती है, यह आपके तिब्बत में स्थित आपके मानसरोवर लेक से निकलती है और इसका नाम है सिंधु रिवर, ठीक है। जो ईरानी आए, कौन आए, ईरानी, तो ईरानियों ने हमारे स का उच्चारण क्या कर दिया, है, और इसी स से है बनाते हुए उन्होंने सिंधु नदी को क्या कह दिया, हिंदू, ठीक है। और हिंदू से फिर इसका नाम हो गया हिंदू रिवर। तो जिस प्रकार से यहां पर रहने वाले यहां के प्रांत को अपन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, यहां पर हम बोल देते हैं सिंध प्रांत। इस सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र में निकटवर्ती क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सिंध प्रांत। इसी प्रकार से इन ईरानियों ने इस क्षेत्र को क्या कहा, हिंद प्रांत, सिंध को उच्चारण हिंद कर दिया, हिंद प्रांत। और हिंद, सिंध में रहने वाले लोगों को जैसे लोग सिंधी बोलते हैं और इनकी भाषा भी सिंधी है, इसी प्रकार से हिंद में रहने वाले लोगों को भी लोगों ने हिंदी कहा, क्या कहा, हिंदी। और हिंदियों की भाषा भी क्या कहलाई दोस्तों, हिंदी कहलाई। इसीलिए फिर हिंदी शब्द से ही अपभ्रंश होकर बना हिंदू। तो हम कह सकते हैं कि हिंदुओं को पहले हिंदी कहा जाता था, जैसे हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा, यानी इस भूभाग पर जो भी रहते थे वो हिंदी हैं। और हिंद से बना फिर हिंदू, और हिंदुओं के रहने वाला स्थान क्या कहलाया, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान अगर नाम पूछे तो किस भाषा का है, तो ईरानी भाषा का है। तो ईरानियों के भारत पर आक्रमण करने का एक ये भी प्रभाव हुआ कि भारत को एक नया नाम मिल गया, हिंदुस्तान, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनानी आक्रमण की। तो यूनानी आक्रमणकारी कौन है हम जानते हैं, उसका नाम है सिकंदर, जिसे वास्तव में कहा जाता है अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर सिकंदर कौन था और कहां से आया था, बात करते हैं। यह मैसिडोनिया का शासक था दोस्तों। कहां का शासक था, मैसिडोनिया का शासक था। मैसिडोनिया कहां पर, अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैसिडोनिया ईरान में है, सॉरी यूनान में है मैसिडोनिया। और मैसिडोनिया को हम हिंदी भाषा में कहते हैं मकदूनिया। तो ये मैसिडोनिया या मकदूनिया यूनान का रहने वाला था दोस्तों, ठीक है। मैसिडोनिया या मकदूनिया यूनान का रहने वाला था। इसके पिता का नाम था फिलिप, फिलिप सेकंड, द्वितीय। तो फिलिप सेकंड की मृत्यु के बाद में शासक बना आपका, कौन शासक बना है, उसके बाद में शासक बना है आपका सिकंदर, ठीक है। तो बात करते हैं ये भारत कब आया, इसकी बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं। तो भारत पर इसका आक्रमण हुआ सब सिकंदर का, कब हुआ, 326 बीसी में। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर
भारत पर आक्रमण करता है दोस्तों। कब करता है? 326 ईसा पूर्व में। ये किस किस को पार करता हुआ आ रहा है? तो ये बैक्टीरिया को जीतता हुआ आ रहा है दोस्तों। बैक्टीरिया को अपन बोल देते हैं बल्क। तो बैक्टीरिया, बल्क और काबुल को जीतता हुआ ये भारत पहुंचता है। ठीक है, फिर प्रश्न आता है कि कौन से पर्वत से, किस रास्ते से आया था? तो ये हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आता है। ठीक है, तो ये हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आता है और भारत पर आक्रमण करता है। सबसे पहले इसने भारत पर जहां आक्रमण किया उस स्थान का नाम है दोस्तों, तो दोस्तों जिस स्थान पर बात कर रहे थे अपन कि हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए आता है, कौन आता है? आपका सिकंदर आता है। तो सिकंदर ने पहला आक्रमण कहां किया? बात करते हैं। इसने पहला आक्रमण किया दोस्तों तक्षशिला पर। कहां पर किया? तक्षशिला पर इसने पहला आक्रमण किया। और तक्षशिला का शासक था इस समय, कौन था? तक्षशिला का शासक था आम्भी। वर्तमान में तक्षशिला नामक स्थान पाकिस्तान में है दोस्तों। तक्षशिला भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था प्राचीन भारत का। ठीक है, तो आम्भी यहां का शासक है दोस्तों। तो तक्षशिला के शासक आम्भी ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों। तो तक्षशिला के शासक आम्भी ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया, उसने अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों। उसके बाद अनेक राज्यों ने अधीनता स्वीकार की, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है और वो है आपका वितस्ता का युद्ध, बैटल ऑफ वितस्ता। वितस्ता का युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में। किस किस के बीच हुआ? बात करते हैं। तो एक तरफ है सिकंदर महान, जिसे हम द ग्रेट सिकंदर कहते हैं, और दूसरी तरफ है आपके राजा पोरस। कौन है दूसरी तरफ? पोरस। आप जानते ही हैं वितस्ता का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वितस्ता नदी के किनारे हुआ, और वितस्ता नदी आज की भाषा में कहलाती है दोस्तों झेलम रिवर। तो झेलम नदी का नाम ही वितस्ता हुआ करता था। तो इस नदी के किनारे ये युद्ध हुआ, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? वितस्ता का युद्ध। जो पोरस का राज्य था दोस्तों वो झेलम और चिनाब नदियों के बीच में था। किन किन के बीच में था? झेलम और चिनाब नदियों के मध्य में स्थित भूभाग पर किसका अधिकार था? आपके पोरस का अधिकार था। अब आप जानते ही हैं कि सिकंदर विश्व विजेता है। यह ईरान आदि, इराक, मिस्र और पूरे क्षेत्रों को जीतता हुआ है। दुनिया का पहला विश्व विजेता इसे हम मान सकते हैं। तो पोरस के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी दोस्तों कि वो सिकंदर का सामना कर सके, लेकिन उसके हौसले बहुत ऊंचे थे और उसने सिकंदर का सामना किया। लेकिन अंततोगत्वा विजय किसको मिली? सिकंदर को मिली। सिकंदर जीत गया दोस्तों। उसके बाद में सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर विजय हुआ और पोरस को बंदी बना लिया गया दोस्तों। पोरस को बंदी बना लिया गया और जब सिकंदर के सामने उसे प्रस्तुत किया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, कैसा बर्ताव किया जाए। तो कहते हैं कि पोरस ने कहा, बड़ी निर्भीकता से कहा कि जैसा एक राजा को दूसरे राजा के विरुद्ध करना चाहिए, ऐसा ही व्यवहार आपको मेरे लिए करना चाहिए। ये शब्द सुनकर सिकंदर वॉज हॉटली इंप्रेस्ड। सिकंदर बहुत ही प्रभावित हुआ और सिकंदर ने उसे जीवित ही नहीं छोड़ा, अपितु उसका राज्य भी उसे वापस लौटा दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से सिकंदर अपनी वीरता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं। अब आगे बढ़ता गया और उसके बाद में जगह पहुंचा, कहां पहुंच गया है सिकंदर? पाटल। पाटल में एक जाति रहती थी दोस्तों, अश्वक जाति। अश्वक जाति की महिलाओं ने भी सिकंदर का पुरजोर विरोध किया दोस्तों। महिलाओं ने सिकंदर से युद्ध किया। हालांकि अश्वक जाति की महिलाओं ने सिकंदर से युद्ध किया और आपको पता है सिकंदर के पास एक बहुत बड़ी और प्रशिक्षित सेना है, तो उससे जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था दोस्तों। तो इसके बाद ये आगे बढ़ता गया, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि भारत में सिकंदर की, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सिकंदर की अंतिम विजय थी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि इसके बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया।
क्योंकि ये यूनान से आए हैं, लड़ते लड़ते थक चुके हैं, इसलिए इसकी सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया दोस्तों, मना कर दिया कि सॉरी सर, अब हम युद्ध नहीं लड़ सकते, अब हमें हमारे घर जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से अब सिकंदर को बहुत प्रयास किए पर वापस लौटना ही पड़ा। उसके बाद में उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया दोस्तों। सिकंदर ने अपनी सेना को क्या, दो भागों में बांट दिया, एक को स्थल मार्ग से और एक को जल मार्ग से उसने भेजा। ठीक है, तो स्थल मार्ग से भेजा तो हम कह सकते हैं जल मार्ग से समुद्री मार्ग, अरब सागर से, और समुद्री मार्ग भेजा वो किसके नेतृत्व में भेजा, अगर ऐसा पूछ लेते हैं आपको तो वो व्यक्ति हैं नियार्कस। तो नियार्कस के नेतृत्व में सिकंदर ने सेना के एक भाग को समुद्र के रास्ते से भेजा और दूसरे मार्ग को स्थल मार्ग से स्वदेश भेजा। और इस दूसरे मार्ग में से जो भेजा स्थल में, ये स्वयं सिकंदर ने इसको लीड किया, इस कॉलम को। ये सिकंदर यानी सिकंदर स्वयं स्थल मार्ग से लौटा या जल मार्ग से लौटा, ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं दोस्तों, तो सिकंदर स्थल मार्ग से लौटा था। फिर प्रश्न ऐसा आता है कि सिकंदर ने किसके कहने से अपनी सेनाओं को वापस लौटने का आदेश दिया, तो उसका एक सेनापति था कौनौस। तो कौनौस के कहने पर सिकंदर ने अपनी सेनाओं को वापस लौटने का आदेश दिया, नहीं तो उसे भय था कि कहीं उसके सेना में विद्रोह ना हो जाए दोस्तों। तो कौनौस ये इंपॉर्टेंट नाम है दोस्त। चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं और क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। इस प्रकार से सिकंदर की सेना वापस लौट रही है। अब जब वो वापस लौटा तो उसने व्यास नदी के किनारे दोस्तों अपनी यादगार के लिए 12 विशाल वेदियों का निर्माण करवाया और उन वेदियों की उसने पूजा भी की। तो 12 विशाल वेदियों का निर्माण कहां कराया, तो व्यास नदी के किनारे कराया, अपनी याददाश्त के लिए कराया और बाद में इनकी पूजा भी की दोस्तों उसने। ठीक है, चलिए उसके बाद में विधिवत पूजा करने के बाद आपको पता है कि अब सिकंदर ने कोई ना कोई नगर भी बसाए। तो भारत में उसने 2 नगर बसाए दोस्तों। और कौन कौन से नगर थे भारत में बसाए गए, सिकंदर द्वारा बसाए गए नगर? तो एक का नाम था निकैया, ये झेलम नदी के तट पर बसाया गया। निकैया का शाब्दिक अर्थ है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ होता है विजय या विजयनगर। और दूसरा उसने ये कहां बसाया, ये बता दूं मैं आपको, झेलम नदी के किनारे बसाया दोस्तों। ठीक है, और दूसरा जो नगर बसाया वो नगर उसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बसाया और उसके घोड़े का नाम था दोस्तों, नगर फर्स्ट है ये और ये नगर सेकंड। और दूसरा नगर बसाया उसका क्या नाम है, बुकाफेला। बुकाफेला असल में सिकंदर का घोड़ा था, तो हम कह सकते हैं घोड़े के नाम पर। ठीक है, ये 2 नगर मुख्यतः उसने बसाए। इसके अलावा उसने आपके सिंध में और काबुल में भी नगर बसाया था जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद लौटते हुए उसने मिस्र में भी नगर बसाया था जिसका नाम भी है अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद वो भारत से लौट गया। तो हम कह सकते हैं कि सिकंदर की मृत्यु कब और कैसे हुई ये हम बता देते हैं। और सिकंदर ने लौटने के बाद भारतीय भूभाग पर अपने किस सेनापति को, क्षत्रप को नियुक्त किया, उसकी बात भी करते हैं। तो बात करते हैं कि किसको नियुक्त किया, वो इंपॉर्टेंट है मृत्यु से पहले। चलिए, तो मृत्यु में आपको पहले बता दूं बेबीलोनिया में हुई थी। जब वो वापस लौट रहा था तो बेबीलोनिया में मस्तिष्क ज्वर के कारण उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। यानी दिमागी बुखार के कारण बेबीलोनिया में मृत्यु हो गई है। किसकी मृत्यु हो गई है, आपके सिकंदर की मृत्यु हो गई है। कब हो गई है, तो 323 ईसा पूर्व में हो गई है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कि उसने भारत में अपने द्वारा जीते गए क्षेत्रों का क्षत्रप किसे बनाया। क्षत्रप या यूं कहूं सेनापति। कहते हैं कि सिकंदर जब मरा उसके कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने क्षत्रों में ही ये बांट दिया था। तो ये बनाया उसने, किसको बनाया दोस्तों, फिलिप को। फिलिप।
और फिलिप के बाद में बना सेल्यूकस निकेटर, जिससे युद्ध होगा, किसका युद्ध होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये हमने मुख्य मुख्य बातें देख ली हैं दोस्तों। कौन सी बातें देख ली हैं? जो कि आक्रमण हुआ और आक्रमण के बाद की जो घटनाएं हैं। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि इसके सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुए। ठीक है, तो सिकंदर के या यूनान के आक्रमण के क्या क्या प्रभाव भारत पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं, उसका है क्षत्रप प्रणाली का प्रारंभ। अर्थात दूर के क्षेत्र जीतने के बाद में उन क्षेत्रों पर अपना सेनापति या यूं कहें कि सूबेदार, गवर्नर नियुक्त कर देना। ठीक है, उसके अलावा दूसरा हम बात करते हैं, हमारे पास सिक्के चलते थे, पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क को आहत कहते थे, 5 निशान होते थे, उस पर आहत मारकर किए जाते थे। तो पंचमार्क सिक्के बंद हो गए और पंचमार्क सिक्कों के स्थान पर, इंपॉर्टेंट बात है, लेख युक्त सिक्के प्रारंभ हुए। तो लेख युक्त सिक्कों का क्या हो गया दोस्तों? प्रारंभ हो गया। तो पंचमार्क सिक्कों के स्थान पर लेख युक्त सिक्कों का और सुंदर सिक्कों का, मुद्रा का विकास शुरू हो गया है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार सिक्कों में ही हम बात कर लें तो यूनानी मुद्रा, यूनानी मुद्रा कहलाती थी दोस्तों, क्या कहलाती थी? यूनानी मुद्रा को कहते थे, क्या कहते थे? द्रक्म। द्रक्म, ये मुद्रा द्रक्म से भारत में हो गई द्रम। द्रम से धीरे धीरे इसका विकास हुआ और इसका नाम हो गया दाम। आपको पता है भारत में आज भी हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं कि इस वस्तु के कितने दाम हैं, तो ये दाम यहीं से आया है। इसके अतिरिक्त गांधार में, जिसको बाद में कांधार कहा जाने लगा, मूर्ति कला का विकास, या यूं कहें कि भारतीय मूर्ति कला पर यूनानी प्रभाव। जैसे कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो बनाई जाती थी मथुरा शैली में, वो अलग है और गांधार कला में अलग है। तो गांधार मूर्ति कला का विकास हुआ। विस्तार से हम आगे बात करेंगे इस टॉपिक की। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत व यूनान के बीच व्यापार में वृद्धि, भारत और यूनान के बीच में क्या हो गई? व्यापार में वृद्धि हो गई है दोस्तों। ये सांस्कृतिक प्रभाव है, लेकिन किस आक्रमण का? यूनानी आक्रमण का। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें व्यापार के अलावा और क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो अब हमें पता है कि जल मार्ग से परिचित थे, तो जल मार्ग के साथ साथ स्थल मार्ग की भी खोज, यानी अब नए नए क्षेत्रों की खोज शुरू हो गई है। अब से पहले हम यूनान से परिचित नहीं थे, तो जल मार्ग के स्थान पर स्थल मार्ग की खोज प्रारंभ हो गई है। ठीक है, तो जल मार्ग के स्थान पर स्थल मार्ग की खोज प्रारंभ हो गई है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अब तक भारत की सेना में रखते थे लोग हाथी, यानी कि गज सेना। गज सेना या पील सेना, या यूं कहेंगे कि हम इसको क्या कहते थे, और हाथी हस्ती सेना। पर गज सेना के स्थान पर भारतीय सेना में अश्व सेना बढ़ा दी गई, क्योंकि इनकी गति तेज होती है युद्ध में और ये दूर तक जा सकते हैं कम समय में, इसलिए अश्व सेना की प्रधानता। तो भारतीय सेना में अब गज सेना के स्थान पर अश्व सेना की प्रधानता हो गई, जबकि अब तक किस सेना की प्रधानता होती थी? गज सेना की प्रधानता होती थी। इसी प्रकार बात करते हैं ज्योतिष के क्षेत्र में। ठीक है, ज्योतिष के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ज्योतिष में यूनान में प्रचलित था एक शब्द हॉरोस्कोप, और हॉरोस्कोप को भारतीय भाषा में कहा जाने लगा होरा शास्त्र। तो भारतीय होरा शास्त्र का विकास जो हुआ, ठीक है, वो भी यूनानी शब्द हॉरोस्कोप से ही हुआ है दोस्तों।
ठीक है। इसके अलावा भारतीय ज्योतिष के रोमक व पॉलिश सिद्धांत भी यूनानियों से ही हमने ग्रहण किए हैं। हालांकि चिकित्सा शास्त्र में, वनस्पति शास्त्र में और रसायन शास्त्र में इन्होंने ज्यादा हमें महत्व नहीं दिया है, ज्यादा हमें सुविधा नहीं दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नाटकों की बात करें तो नाटक शुरू हो गए तो भारतीय रंगमंच पर एक शब्द उभर कर आया, यवनिका। ये यवनिका शब्द यूनान की ही देन है दोस्तों। हालांकि मैं बता दूं, जो यूनानी नाटक हैं, यूनानी नाटक होते थे दुखांत, यानी इनका एंड जो होता था, अंत जो होता था वो बहुत ही दुखपूर्ण होता था। लेकिन भारतीय नाटक तब भी और अब भी हम लोगों को हैप्पी एंडिंग ज्यादा पसंद है, इसलिए अंत ज्यादातर क्या होता है, सुखांत होता है। भारतीय नाटकों का यह प्रमुख अंतर है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ये प्रमुख ये मुख्य विकास हुए। और अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त मुख्य चीजों की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, हमारे भारत का नाम इंडिया, जैसे हमने बात की थी सिंधु नदी की, अभी डायग्राम बनाकर तो दोबारा बता रहा हूं, तो सिंधु नदी को यूनानी भाषाओं में कहा गया, क्या कहा गया, शुरुआत में कहा गया सिंडन, फिर इसे कहा गया इंडस, या इंदुज, और इंडस का ही उच्चारण फिर इसके बारे में जो कुछ लिखा गया आप जानते हैं, क्या लिखा गया, उस बुक्स का नाम रखा इंडिका, और इंडिका से डेवलप हुआ शब्द इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि इंडिया शब्द किस भाषा का है, तो ये अंग्रेजी का नहीं है दोस्तों, ये यूनानी या ग्रीक भाषा का है। तो ये प्रमुख भारतीय साहित्य में हमने, भारतीय कल्चर में हमने देखा कि कुछ अंतर आए हैं, और यूनानी यूनानियों का प्रभाव ईरानियों की तुलना में ज्यादा रहा, पर यूनानियों से पहले आक्रमण ईरानियों ने किया था, ये ध्यान रखना। तो ये टॉपिक हमारा जो प्राचीन भारत के इतिहास में विदेशी आक्रमण था, जिसमें ईरानी और यूनानी दोनों थे, वो हमने देख लिए फ्रेंड्स, पूरे हो चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक लेंगे और वो है मौर्य, जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।